लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थेलीस के बारे में। थेलीस के एक स्टूडेंट थे या फिर उनके साथ काम करते थे जिनका नाम था एनेक्सीमेंडर। और इस वीडियो में हम एनेक्सीमेंडर के बारे में बात करेंगे। और थेलीस की तरह एनेक्सीमेंडर की डेट्स भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 610 से 545 बीसी के बीच उनका टाइम पीरियड माना जाता है। एनेक्सीमेंडर भी माइलेटस सिटी से थे जैसे थेलीस थे, और एनेक्सीमेंडर एज में थेलीस से छोटे थे। एनेक्सीमेंडर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन नेचर, लेकिन इस बुक का सिर्फ एक ही सेंटेंस बचा हुआ है। ये बुक टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन ये बुक पहली ऐसी बुक थी जो प्रोज फॉर्म में लिखी गई थी। प्रोज मतलब जिसे हम ऐसे ऐसे कहते हैं। और इससे पहले जो भी बुक्स होती थी वो सभी पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती थी, लेकिन ये फर्स्ट बुक थी जो प्रोज फॉर्म में लिखी गई थी। और ये बुक फिलॉसफी का फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड था। तो आप कह सकते हैं कि ये बुक फिलॉसफी की फर्स्ट बुक थी, ऑन नेचर बाय एनेक्सीमेंडर। और एनेक्सीमेंडर बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जिनके बारे में बहुत सारी बातें फेमस हैं। जैसे उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट मैप तैयार किया था। ये कंप्लीट वर्ल्ड का मैप नहीं था, एक्यूरेट मैप नहीं था। ये उनकी सोच के अकॉर्डिंग, जितना वो जानते थे समझते थे, उसके बेस पे एक वर्ल्ड का मैप उन्होंने तैयार किया था। और उन्होंने एक अर्थक्वेक की भविष्यवाणी की थी। और उन्होंने एक सन डायल भी तैयार किया था जिससे टाइम देखा जा सकता था। लेकिन आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि वो सन डायल टाइम को मेजर करने के लिए नहीं था, वो सीजन्स को ट्रैक करने के लिए था। तो ऐसे उनकी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं जो फेमस हैं। तो अभी हम बात करते हैं उनकी फिलॉसफी के बारे में। एनेक्सीमेंडर थेलीस के स्टूडेंट थे, और थेलीस की तरह वो भी ये मानते थे कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा फंडामेंटल स्टफ है जो कंप्लीट रियलिटी का सोर्स है। तो इस पॉइंट पर वो थेलीस के साथ एग्री करते थे। और आपको याद होगा कि थेलीस ने कहा था कि वो फंडामेंटल स्टफ पानी है, वाटर है। लेकिन एनेक्सीमेंडर का मानना था कि वो फंडामेंटल स्टफ पानी नहीं हो सकता। तो थेलीस के इस आंसर से वो एग्री नहीं करते थे। और पानी फंडामेंटल स्टफ क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए वो दो रीज़न देते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि पानी जो है वो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पानी से बर्फ़ बन सकती है, पानी से भाप बन सकती है, लेकिन पानी से आग नहीं बन सकती, क्योंकि पानी और आग ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोई भी एक क्वालिटी अपने से पूरी तरह अपोजिट क्वालिटी को कैसे जन्म दे सकती है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है। और सेकंड रीज़न वो ये देते हैं कि अगर सभी चीज़ें पानी से बनी होती तो अब तक सभी चीज़ें वापस पानी में बदल जाती, क्योंकि पानी एक प्राइमरी स्टेट है। और जैसे मान लीजिए पानी से बर्फ़ बनती है तो वो अपने आप धीरे धीरे पानी बन जाती है। और पानी से जो भाप बनती है वो भी वापस पानी में बदल जाती है। और अगर सभी चीज़ें पानी से बनी होती तो अब तक सब कुछ पानी बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी चीज़ों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटीज़ एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। और इन्हीं अपोजिट क्वालिटीज़ की वजह से वो सभी चीज़ें अलग अलग रहती हैं, अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, आपस में मिक्स नहीं होती। तो एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसमें चार अपोजिट क्वालिटीज़ हैं जो दो पेयर्स में हैं। फर्स्ट है हॉट एंड कोल्ड, और सेकंड पेयर है वेट एंड ड्राई। तो इन चार क्वालिटीज़ में से चार बेसिक एलिमेंट निकलते हैं। हॉट से फायर, कोल्ड से अर्थ, वेट से वाटर, और ड्राई से एयर, ड्राई से एयर। तो ये चार अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, गर्म और ठंडा, नमी और शुष्क। और इनसे चार एलिमेंट निकलते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। और एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक प्राइमरी एंड फंडामेंटल स्टफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक प्राइमरी स्टफ होगा तो फिर से वही समस्या हो जाएगी कि उसका अपोजिट कैसे आया। और इनमें से अगर कोई एक प्राइमरी स्टफ होता तो अब तक सब कुछ उसी में बदल गया होता। तो एनेक्सीमेंडर सिर्फ वाटर को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी रीजनिंग के अकॉर्डिंग वाटर, एयर, फायर और अर्थ, इनमें से कोई भी प्राइमरी स्टफ नहीं हो सकता। और ना ही उस प्राइमरी स्टफ की जो क्वालिटी है वो हॉट, कोल्ड, ड्राई या वेट, इनमें से नहीं हो सकती। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इनमें से कोई भी जो स्टफ है वो प्राइमरी स्टफ नहीं है, फंडामेंटल स्टफ नहीं है, तो प्राइमरी स्टफ है क्या। एनेक्सीमेंडर के अकॉर्डिंग वो प्राइमरी स्टफ है अपेरॉन। अपेरॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है अनलिमिटेड या बाउंडलेस। अपेरॉन में ए का मीनिंग है विदाउट, और पेरियार मीन्स
लिमिट। सो इसका मीनिंग है विदाउट एनी लिमिट। इस वर्ड को 4 अलग अलग वेज में डिफाइन किया जाता है। ये वर्ड्स हैं बाउंडलेस, इन्फिनिट, इनडेफिनिट और अनडिफाइनेबल। बाउंडलेस का मीनिंग है कि इसकी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं है, क्योंकि अगर इसकी कोई बाउंड्री होती तो इसकी एक शेप होती, और अगर इसकी शेप होगी तो ये लिमिटेड हो जाएगा कि ये सिर्फ यहाँ तक है, इससे बाहर नहीं है। तो इसलिए इसको बाउंडलेस कहा गया, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और इन्फिनिट का मीनिंग है इन्फिनिट इन टाइम, टाइम में इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। एनेक्सीमेंटर यहाँ पर एक रीजनिंग देते हैं। मान लीजिए एक स्टेट है, स्टेट ऑफ थिंग्स विच इज़ एक्स। यहाँ एक्स का मीनिंग है कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक्स कहाँ से आया? एक्स आया डब्ल्यू से, और डब्ल्यू इससे पहले की स्टेट है। तो ये डब्ल्यू कहाँ से आया? डब्ल्यू आया वी से। एनेक्सीमेंटर कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये फॉरएवर नहीं चल सकता, तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो फर्स्ट होगा, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं होगी, और वो चीज़ है अपेरॉन। तो ये अपेरॉन टाइम में इन्फिनिट है, इसकी अपनी कोई बिगिनिंग नहीं है। और कुछ ऐसा ही आर्ग्यूमेंट 13वीं सेंचुरी में एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है थॉमस एक्विनस, वो भी देते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट इन क्वांटिटी है। अपेरॉन एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा फिक्स नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। अपेरन को आप एक रिजर्वियर की तरह, एक बैंक की तरह सोच सकते हैं, एक कंटेनर की तरह जिससे सब कुछ प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस कंटेनर में जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो फिक्स नहीं है। फिर लास्ट आता है अनडिफाइनेबल। अनडिफाइनेबल मीन्स इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। और इसको डिफाइन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एप्पल को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि एप्पल जो है वो रेड है, एप्पल राउंड शेप का है और मीडियम साइज़ का है, और इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है। तो एप्पल को डिफाइन करने के लिए आप किसी प्रॉपर्टीज़ का या क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जो एप्पल की प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ है उसकी बात करते हैं। लेकिन अपेरॉन की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अपेरॉन की अगर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती तो ये उससे अपोजिट क्वालिटी को कैसे प्रोड्यूस करता? उससे अपोजिट क्वालिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। अगर अपेरॉन कूल होता तो ये हॉट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर ये वेट होता तो ड्राई को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए ये अनडिफाइनेबल है। तो हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। एनेक्सीमेंटर के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में 4 अपोजिट क्वालिटीज़ हैं जो 2 पेयर में हैं, हॉट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई। और इन 4 अपोजिट क्वालिटीज़ में से 4 एलिमेंट्स बनते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। और ये सभी क्वालिटीज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को जन्म नहीं दे सकती। और इसलिए ये सभी क्वालिटीज़ इनसे भी ज़्यादा किसी फंडामेंटल और प्राइमरी प्रिंसिपल से आती हैं, जिसका नाम है अपेरॉन। और अपेरॉन जो है वो बाउंडलेस है, इनफिनिट इन टाइम है, इनडेफिनिट इन क्वांटिटी है और अनडिफाइनेबल है। इसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो भी क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी अपेरॉन से आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वन प्रिंसिपल है अपेरॉन, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में कैसे चेंज होता है? आपको याद होगा थेलिस की वीडियो में हमने बात की थी प्रॉब्लम ऑफ चेंज के बारे में, कि ये जो वन प्रिंसिपल है, वन स्टफ है, इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे जनरेट होते हैं, इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। तो ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे वन प्राइमरी या वन फंडामेंटल स्टफ जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में बदल जाता है? एनेक्सीमेंटर इसका आंसर देते हैं वोर्टेक्स मोशन। वोर्टेक्स मोशन का सिंपल मीनिंग है जब कोई लिक्विड या गैस रोटेट होती है एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, तो एक स्वेलिंग मोशन बनता है, एक घुमावदार पैटर्न बनता है, उसे वोर्टेक्स मोशन कहते हैं। जैसे आपने पानी को ड्रेन होते देखा होगा, जब पानी ड्रेन होता है तो एक पैटर्न बन जाता है, उसे वोर्टेक्स मोशन कहा जाता है। तो एनेक्सीमेंटर समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं एक पैन में आप पानी भर लीजिए, उसमें आप अलग अलग तरह का वेट्स जो है उसमें डाल दीजिए, अलग अलग वेट्स की चीज़ें उसमें डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए सैंड है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग वेट की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें
पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगी। फिर जब आप पानी को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो धीरे धीरे जो हैवी चीज़ें हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो सेंटर में आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो साइड में चले जाएंगे, पेन के साइड्स में चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो यूनिवर्स है यूनिवर्स है वो पहले एक मिक्स्ड केओस था जिसका नाम अपेरोन था, और इस वोर्टेक्स मोशन की वजह से वो सभी क्वालिटीज़ और सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगे। जो हैवी चीज़ें थी वो बीच में आ गई, जैसे अर्थ सेंटर में आ गई, और अर्थ के चारों ओर पानी का एक सर्कल बन गया, और पानी के बाद एयर का सर्कल बन गया, और फायर सबसे लास्ट में चली गई, सबसे आउटसाइड एरिया में चली गई। तो एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि ये जो स्टार्स हम देखते हैं रात को, ये सभी वो फायर हैं जो हमें आउटर रिंग के होल्स में से नज़र आती है। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कि एनेक्सीमेंडर वोर्टेक्स मोशन के बारे में क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि जो अर्थ है उसके चारों ओर जो भी बॉडीज़ हैं, जैसे सन, मून, जो भी बॉडीज़ हैं वो सब मूव करती रहती हैं, और जो स्टार्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। अगर आप रात को छत पे सोते हैं और स्टार्स को देर तक ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्स हैं वो भी मूव करते हैं, मूव करते दिखाई देते हैं। तो शायद इसी वजह से एनेक्सीमेंडर को लगा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि यूनिवर्स एक वोर्टेक्स मोशन में घूम रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि जो आग है, जो फायर है, वो सबसे आउटर सर्कल में कैसे जा सकती है। इसका भी बहुत सिंपल आंसर है। अगर आपने कभी आग जलाई हो तो आप उसमें देखते हैं कि जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, वो नीचे रह जाती है, और जो आग होती है वो आसमान की तरफ ऊपर चली जाती है। मतलब फायर जो है वो अर्थ से दूर जा रही है। तो हो सकता है एनेक्सीमेंडर ने भी ऐसे ही सोचा हो। एनेक्सीमेंडर इससे आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे कोल्ड एंड वेट के कॉम्बिनेशन से अर्थ और क्लाउड्स बनते हैं, हॉट एंड ड्राई के कॉम्बिनेशन से फायर बनती है, वार्म और वेट के कॉम्बिनेशन से लाइफ बनती है। तो ऐसे जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है उनके कॉम्बिनेशन को वो डिस्कस करते हैं। और एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि जब ये चारों एलिमेंट्स बन जाते हैं तो ये एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन में फिक्स हो जाते हैं। अपोजिट रिलेशन में ये अपोजिट होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सर्दियों का मौसम आ जाता है, और जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो गर्मियों का मौसम आ जाता है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। वो कहते हैं कि ये सभी चीज़ें मेक रेपरेशन टू वन अनदर फॉर देयर इनजस्टिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस ऑफ टाइम। यानी ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो इनजस्टिस करती हैं, उस इनजस्टिस के लिए एक दूसरे को रेपरेशन यानी क्षतिपूर्ति करती हैं, समय के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस ऑफ टाइम। ये एनेक्सीमेंडर के खुद के वर्ड्स हैं जो उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखे थे, ऑन नेचर। यह इनजस्टिस का क्या मीनिंग है? जो अपोजिट क्वालिटीज़ हैं वो एक दूसरे को दबा देती हैं। जब कोई एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी पे हावी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो सर्दी पे हावी हो जाती है, तो वो एक तरह का इनजस्टिस है, एक अन्याय है। और इस इनजस्टिस के लिए पहली क्वालिटी को रेपरेशन करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, हिंदी में जिसे कहते हैं क्षतिपूर्ति। तो फिर गर्मी कम हो जाएगी और उसके बाद सर्दी फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस क्यों होता है, क्या रीज़न है? ये होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस ऑफ टाइम। एनेक्सीमेंडर मानते हैं कि नेचर में एक बैलेंस है, और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस चलता रहता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको होमर की बुक इलियाड के बारे में बताया था। इलियाड में एक मॉडरेशन की बात की थी। मॉडरेशन मीन्स एक बैलेंस। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइड या बहुत ज़्यादा एंगर अच्छा नहीं है, और जब ऐसा होता है तो उसका नुकसान भरना पड़ता है, उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। इससे जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करना पड़ता है। आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने होमर की बुक इलियाड के बारे में और अखिलीस के बारे में बताया था। तो एनेक्सीमेंडर उस मॉडरेशन को, उस बैलेंस को देखते हैं। होमर इस बैलेंस को मॉरल सेंस में देखते हैं, लेकिन एनेक्सीमेंडर इस बैलेंस को नेचुरल सेंस में देखते हैं। और होमर के इस मॉरल ऑर्डर को गॉड्स मेंटेन करते हैं, लेकिन एनेक्सीमेंडर के इस नेचुरल ऑर्डर को
टाइम मेंटेन करता है, गॉड्स मेंटेन नहीं करते हैं। एनेक्सीमेंडर के और भी कई आइडियाज़ हैं, जैसे वो कहते हैं कि अर्थ को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको याद होगा थेलीज ने कहा था कि अर्थ पानी पे तैरती है, पानी पे फ्लोट करती है, लेकिन एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि अर्थ जो है उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ जो है वो सेंटर में है, बाकी सभी जो बाहरी चीज़ें हैं उन सभी से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थिंग्स। तो अर्थ के पास कोई रीज़न नहीं है ऐसा कि वो किसी एक डायरेक्शन में चली जाए। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी का एक बहुत ही प्रिमिटिव आइडिया देख सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं एनेक्सीमेंडर एवोल्यूशन के बारे में। वो कहते हैं कि इंसान पहले किसी अलग प्रजाति के एनिमल से, जानवरों से पैदा हुआ था। वो ऑब्जर्व करते हैं कि इंसान पैदा होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक नॉरिशमेंट के लिए अपनी मदर पे डिपेंड रहता है, और अगर उसको ये नॉरिशमेंट, अगर उसको ये सपोर्ट ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन बाकी एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। बाकी एनिमल्स पैदा होने के थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं, अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। तो एनेक्सीमेंडर गैस करते हैं कि अगर इंसान शुरू से ऐसा रहा होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इंसान शुरू में एनिमल्स की किसी स्पीसीज से, एनिमल्स के जैसा होगा और एनिमल्स की किसी स्पीसीज से आया होगा, और बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ होगा। और वो ये भी कहते हैं कि जीवन पानी से आया था, लाइफ सबसे पहले समुद्र में से इमर्ज हुई थी, और जो फिश है वो हमारी दूर की रिलेटिव है। तो यहाँ कई मॉडर्न आइडियाज़ हैं जो एक साथ आ जाते हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कहाँ से आई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसके लिए डार्विन सबसे ज़्यादा फेमस है, जो आई थिंक 19th सेंचुरी में हुए थे, और एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो इस तरह के कई मॉडर्न आइडियाज़ हैं, वो एक साथ आ जाते हैं। तो ये एनेक्सीमेंडर की फ़िलॉसफी है जिसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म। एनेक्सीमेंडर ने थेलीस से पहले सीखा और समझा, और फिर थेलीस की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, और फिर उसको फर्दर इम्प्रूव किया, रिफाइन किया। तो ये एक प्रोसेस है फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म का, जिससे हम आगे से आगे नॉलेज को रिफाइन करते हैं, आगे से आगे नॉलेज को बिल्ड करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। थेलीस ने वाटर की बात की थी जो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, लेकिन एनेक्सीमेंडर एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो डेली एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं है, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और उसको सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ एनेक्सीमेंडर अपनी सोच को पूरी तरह फ्री कर चुके हैं, रीजनिंग को पूरी तरह फ्री कर चुके हैं, और अपनी सोच में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में चले गए हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और थर्ड पॉइंट है मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एनेक्सीमेंडर अल्टीमेट रियलिटी की प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में एड्रेस करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना, और प्रॉब्लम ऑफ चेंज को वोर्टेक्स मोशन से एक्सप्लेन करना। बेसिक एक्सपेरिमेंट्स का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पैन में वो पानी भरना और एक्सपेरिमेंट करने की बात करना। तो यहाँ उनकी एनोलॉजी, एग्जाम्पल और रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और फोर्थ पॉइंट है प्रिमिटिव आइडियाज़। उनकी जो बातें हैं उनमें बहुत सारे प्रिमिटिव आइडियाज़ हैं, जैसे वोर्टेक्स मोशन की बात करना जो फ्लूइड डायनामिक्स में एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब वो कहते हैं कि सब चीज़ें पानी से बनी होती तो सब कुछ पानी बन गया होता, तो ये भी बहुत ही प्रिमिटिव आइडिया है एंट्रोपी का। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों में एक टेंडेंसी होती है, सभी चीज़ों में एक टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव करने की, वो कोशिश करती हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने की। और उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करना, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट की बात करना, ग्रेविटी की बात करना, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और फिफ्थ पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ माइथोलॉजी एंड पोइट्री। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रीक गॉड्स जो हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, माइथोलॉजी की वैल्यू कम होती जा रही है। एनेक्सीमेंडर के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होता है वो गॉड्स का, उसमें गॉड्स का कोई रोल नहीं है, नेचर के अपने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। और माइथोलॉजी के साथ वो पोइट्री को भी छोड़ चुके हैं, उन्होंने प्रोज में लिखना शुरू कर दिया है। पोइट्री में इमेजिनेशन और ब्यूटी ज़्यादा होती है, और प्रोज में एक सीरियसनेस होती है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये एनेक्सीमेंडर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर नोट कीजिए कि ग्रीस में अभी भी होमर का ट्रेडिशन चल रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स की जो बातें हैं, जो ट्रेडिशन है वहाँ पे चल रहा है। और साथ में कुछ ऐसे थिंकर्स, थेलीज और एनेक्सीमेंडर जैसे आ गए हैं, इमर्ज हो गए हैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं, ग्रीक गॉड्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला है, और ये क्या सीरियस होता है इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।